Good morning, friends. Today we are going to learn about the concept of investment multiplier, relationship between investment multiplier along with marginal propensity to consume and marginal propensity to save, important facts about the investment multiplier, and one extra things I want to do today in the form of test of your knowledge. And in the last part of video, we try to revise all important facts of the lesson determination of income and employment. आज का जो वीडियो है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेसन के सीरीज में 8वीं वीडियो है, इसलिए हम लोग ये कोशिश करेंगे कि जो भी चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी हैं उन सारी चीज़ों का एक बार रिवीजन कर लें और अगले वीडियो में हम लोग मल्टीप्लायर मैकेनिज्म को देखेंगे और मल्टीप्लायर मैकेनिज्म के बाद हम लोग इस लेसन के जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको लेंगे। तत्पश्चात हम लोग इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिस्फ्लेशनरी गैप के बारे में डिस्कशन करते हुए इस लेसन को हम लोग समाप्त करेंगे। What is investment multiplier? Investment multiplier is defined as the ratio of change in income to change in investment. It is denoted by K. Investment multiplier जो होता है वह चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट के रेशियो के रूप में डिफाइन किया जाता है। मतलब कि जो भी हमारे इनकम में चेंजेज हो किसके कारण से, इन्वेस्टमेंट में होने वाले परिवर्तन के कारण, उसे हम लोग इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बोलते हैं। इसे हम लोग के से डिनोट करते हैं। सिंपली हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो होता है वो रेशियो बताता है चेंज इन इनकम ड्यू टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट। देखिए इसको इक्वेशन के वे में हम लोग लिखते हैं K इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई, जहां डेल्टा वाई जो है वो चेंज इन इनकम को रिप्रेजेंट करता है, जबकि डेल्टा आई जो होता है चेंज इन इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और के ऑलरेडी हमने बताया कि के जो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट का जो हम लोग ये केन्स की जो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी को जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। 1930s में ये कॉन्सेप्ट जो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट एक इकोनॉमिस्ट थे RF काहन के द्वारा इस थ्योरी को दिया गया था, जिसे केन्स ने भी अपनी थ्योरी में इंट्रोड्यूस किया था और इसका उन्होंने भी इस्तेमाल किए थे। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के इक्वेशन को डिराइव करते हैं या डेरिवेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम लोग देखते हैं। ऑलरेडी आप लोग को पता है कि y इक्वल टू जो होता है C प्लस आई होता है। y मीन्स इनकम और C मीन्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, प्लस I मीन्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। हम लोग एडी में पढ़ते हैं ना, एग्रीगेट डिमांड में क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड जो होता है वो C प्लस आई होता है। तो वही यहाँ और एडी और एएस दोनों इक्वल होते हैं। एएस जो होता है हमारे यहाँ की टोटल आउटपुट, जो भी टोटल आउटपुट के मार्केट वैल्यू होता है उसी को रिप्रेजेंट करता है, जो कि नेशनल इनकम होता है। तो इस प्रकार से y इक्वल टू क्या है, C प्लस आई है। अब देखिए हम ये y इक्वल टू C प्लस आई जो है हमारा ये मेन इक्वेशन है। अब इसको यदि हम लोग मान लीजिए कि एक साइड में हम फाई से मल्टीप्लीकेशन करते हैं, एक एग्जाम्पल के रूप में यदि हम लोग फाई से इधर मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो इसके वैल्यू में कोई चेंजेस ना हो, इसके कारण हमें इस साइड में भी मतलब कि राइट साइड में भी हमें फाई से मल्टीप्लाई करना होगा। यहां हम लोग क्या किए हैं, डेल्टा से चेंज से हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं इस इक्वेशन में, और ये इक्वेशन हमारा जो है चेंज इन इनकम इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में हमें प्राप्त हो जा रहा है। हम लोग इसे मान ले रहे हैं कि ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। ये कौन सा हमारा इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 हमारा है।
अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेज में, दोनों साइड इक्वेशन के दोनों साइड को हम लोग चेंज इन इनकम से डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड करते हैं? चेंज इन इनकम से हम लोग डिवाइड करते हैं। तो ये देखिए क्या हो जाता है, चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाई चेंज इन इनकम इक्वल टू डेल्टा सी और डेल्टा ई ऑलरेडी है, इसको हमने क्या किया है, चेंज इन इनकम से डिवाइड किया है। अब देखिए ये डेल्टा वाई और डेल्टा वाई कैंसिल हो गया, 1 मिल गया, डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई यहाँ हो गया, प्लस डेल्टा आई बाई डेल्टा वाई हो गया। हम लोग ऑलरेडी जान रहे हैं कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो होता है ये रेशियो होता है चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम के बीच में। तो डेल्टा सी और डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई को हम लोग एमपीसी से रिप्लेस कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा इक्वेशन जो होता है 1 इक्वल टू एमपीसी प्लस डेल्टा आई डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई। अब देखिए हम क्या करते हैं, इस एमपीसी के साइड को हम लोग चेंज करते हैं, राइट साइड से हम एमपीसी को डिस्प्लेस करके लेफ्ट साइड में लेके जाते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इधर एमपीसी प्लस है तो ये राइट साइड में आएगा तो 1 माइनस एमपीसी हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि डेल्टा आई बाई डेल्टा वाई इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। यदि आपको डाउट है तो आप लोग जरूर बोलेंगे, बहुत ही सिंपल इसका एक्सप्रेशन है। अब आगे देखिए, या इसी चीज को हम लोग इस स्लाइड में आते हैं, और डेल्टा आई बाई डेल्टा वाई इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी। अब देखिए अब हमने क्या किया, ये इक्वेशन को हमने रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया, यानी कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया, यानी कि जस्ट हमने इसको रिवर्स कर दिया। तो ये देखिए, और दोनों साइड, जब दोनों साइड हम सेम प्रोसेस को ये कर रहे हैं तो हमारे इक्वेशन के वैल्यू में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि डेल्टा वाई जो है, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा आई हो गया, और इधर जो है 1 माइनस एमपीसी डिवाइडेड बाई 1 था, तो इसको रिवर्स किए तो 1 बाई 1 माइनस एमपीसी हो गया। इस प्रकार से हम लोग ये देख रहे हैं कि जानते हैं कि डेल्टा वाई और डेल्टा आई यहाँ मिला हुआ है जो कि के इक्वल होता है। यहाँ देखिए, यहाँ हमने शुरू में ही बताया है कि ये हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है। तो इस प्रकार से हमें के का वैल्यू यहाँ मिल गया है। तो अगर हम डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई के प्लेस पर के रखते हैं तो के इक्वल टू हमारा मिल जाता है 1 बाई 1 माइनस एमपीसी। पुनः हम ये जानते हैं कि 1 माइनस एमपीसी जो होता है ये किसके इक्वल होता है, एमपीएस के इक्वल होता है। क्यों एमपीएस के इक्वल होता है? बिकॉज एमपीसी प्लस एमपीएस, एमपीसी और एमपीएस का टोटल जो होता है 1 के इक्वल होता है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि एमपीएस इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी। इस प्रकार हमारा जो डेरिवेशन है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का प्राप्त हो जाता है, और इसी के साथ साथ ये हमारा रिलेशन भी एस्टेब्लिश होता है किसके किसके साथ, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के साथ। और हम कह सकते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का वैल्यू होता है वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होता है, जबकि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के साथ वो इनवर्सली रिलेटेड होता है, यानी कि इनडायरेक्टली रिलेटेड होता है। जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का वैल्यू है हमारे मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम के साथ डायरेक्टली, यदि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का वैल्यू ज्यादा होगा तो हमारे मल्टीप्लायर का वैल्यू भी ज्यादा होगा। लेकिन जब एमपीएस का वैल्यू ज्यादा होता है तो एमपीएस का वैल्यू जितना ही अधिक होगा मल्टीप्लायर का वैल्यू उतना ही कम होता है। इट मींस जो रिलेशनशिप मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बीच में है और डायरेक्ट रिलेशनशिप है, जबकि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के बीच में जो रिलेशनशिप है वो इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। चलिए इसे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। इस प्रकार हमारा जो मेन डेरिवेशन मिला है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का वो है के इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस एमपीसी, और जब हम 1 माइनस एमपीसी इक्वल टू एमपीएस हम पुट कर देते हैं तो हमारा ये जो रिलेशनशिप हो जाता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का वो किसके साथ हो जाता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के साथ हो जाता है। ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव,
यानी कि जब हमें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का रिलेशन देखना होगा एमपीएस के साथ तो हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे, और जब हमें रिलेशनशिप देखना होगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और एमपीसी का तो हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे। इन दोनों इक्वेशन के बेसिस पे हम लोग इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और एमपीसी का रिलेशनशिप देखते हैं। एंड इसके साथ ही साथ हम लोग चलिए इसको देख करके भी देखते हैं कि कैसे क्या होता है। अब देखिए हम लोग यहाँ इस वाले टेबल में हमने एक टेबल बनाया है जहाँ की एक साइड में हमने एमपीसी के वैल्यू को रख दिया है और दूसरे साइड में हमने मल्टीप्लायर के वैल्यू को रखा है। और देखिए ये इक्वेशन मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ k इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। देखिए यहाँ है k इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। हमने सपोज कर लिया कि यदि मान लीजिए हमारा एमपीसी जो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0 है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0 होने का मतलब क्या होता है कि हम लोग कुछ भी कंजम्पशन नहीं कर रहे हैं। अगर कुछ भी कंजम्पशन नहीं, जबकि एमपीसी जो होता है ये 0, एमपीसी 0 यानी कि मिनिमम है। जब एमपीसी मिनिमम है, एमपीसी का वैल्यू जब 0 रखे थे, देखिए हमने के का वैल्यू क्या, के इक्वल टू क्या मिला है मुझे 1/1 माइनस एमपीसी। अगर एमपीसी के प्लेस पे हमने 0 रख दिया तो 1/1, यानी कि ये हमारा मल्टीप्लायर का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। यानी कि एमपीसी का वैल्यू यदि मिनिमम 0 है तो उस स्थिति में मल्टीप्लायर का वैल्यू जो है 1 आ रहा है। ये क्या चीज को बता रहा है कि यदि हम अपने इन्वेस्टमेंट में वृद्धि 1 टाइम्स कर रहे हैं तो जो हमारे इनकम में वृद्धि होगा वो भी सिंपल 1 टाइम्स ही होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेज में चलते हैं। यानी कि हमारा मल्टीप्लायर का जो वैल्यू होता है, मिनिमम वैल्यू जो होता है 1 होता है, वो यहां से मिल रहा है। ये 1 जो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मिनिमम वैल्यू होता है, क्योंकि एमपीसी अब कब इससे कम, 0 से कम एमपीसी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। यानी कि एमपीसी 0 से नीचे कभी भी नहीं जा सकता है। सो हम कह सकते हैं कि हमारा जो मल्टीप्लायर का मिनिमम वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। यानी कि मल्टीप्लायर का जो वैल्यू है 1 से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में वेरी करते रहता है। अब चलिए अब हम लोग कुछ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को बढ़ा लेते हैं, और ये मान लीजिए 0.2 है। जब ये 0.2 है तब क्या रखेंगे, एमपीसी के प्लस पे हम 0.2 को रख दिए तो 1 में से 0.2 को माइनस करेंगे तो 0.8 मिल जाएगा। अब ये जब 0.8 मिल गया यानी कि 1.25 हो गया। मल्टीप्लायर हमारा क्या हो गया 1.25। यदि हमारा इन्वेस्टमेंट में 100 रुपए के बराबर वृद्धि होता है, इसका मतलब ये है 1 यहाँ मल्टीप्लायर का वैल्यू 1.25 आने का मतलब क्या है कि यदि हम इन्वेस्टमेंट में 100 रुपीज का वृद्धि करते हैं तो हमारे इनकम में जो वृद्धि होगा वो के टाइम्स होता है। के टाइम्स होता है तो यानी कि 1.25 टाइम्स होगा। यानी कि जब ये 100 रुपए की वृद्धि इन्वेस्टमेंट में हो रही है तो हमारे इनकम में वृद्धि 125 रुपए की होगी। चलिए अब आगे देखिए, जब हमारा एमपीसी की वैल्यू 0.5 होता है तो यदि 0.5 हुआ तो ये देखिए 1 माइनस 0.5 तो 1 ये 0.5 हो गया। 0.5 से 1 जो है 2 टाइम्स में कटता है। यानी कि जब हम 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारे इनकम में वृद्धि 2 टाइम्स होगा, 2 गुना वृद्धि होगा। 100 रुपए हम इन्वेस्टमेंट में वृद्धि करते हैं तो हमारे इनकम में 2 गुना यानी कि 200 रुपए हो जाए की वृद्धि होगी। अब देखिए 0.8 है जब हमारा एमपीसी 0.8 है तब हमारे इनकम में वृद्धि कितना हो जाएगी 5 टाइम्स हमारे इनकम में। ये मल्टीप्लायर इफेक्ट है, और ये सारा का सारा हम लोग फॉरवर्ड इफेक्ट को देख रहे हैं कि यहाँ जितना भी हम लोग इन्वेस्टमेंट में वृद्धि कर रहे हैं, अगर ये हमने 0.5 टाइम्स हमने ये किया वृद्धि किया इन्वेस्टमेंट में, तो ये हमारा मल्टीप्लायर जो इफेक्ट होता है वो हमारे इनकम को भी उससे ज्यादा बढ़ा देता है। अब देखिए जब हमारा एमपीसी जब 1 हो, जब एमपीसी यानी कि जो भी हमारे इनकम में वृद्धि हो रहा है वो सारा के सारा इनकम यदि हमारे द्वारा कंज्यूम कर लिया जाता है तो उस स्थिति में हमारा मल्टीप्लायर जो होता है वो क्या हो जाता है इन्फिनिटी हो जाता है। यानी कि हमारे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का जो वैल्यू है वो 1 से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में वैरी करते रहता है। इसी प्रकार से हम लोग ये रिलेशनशिप हम लोग
इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का हम लोग मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के साथ भी आसानी से हम लोग डिराइव कर सकते हैं और बता सकते हैं, और हम यहाँ ये कंक्लूजन निकालते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का जो वैल्यू होता है 1 से इन्फिनिटी के बीच में वेरी करते रहता है। यानी कि जो मल्टीप्लायर का मिनिमम वैल्यू होता है वो कितना होता है, मिनिमम वैल्यू 1 होता है, और मैक्सिमम वो कहीं भी इन्फिनिटी के बीच में रह सकता है। चलिए अब हम लोग जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं अबाउट द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर उसे हम लोग देखते हैं। देखिए फर्स्ट थिंग्स क्या है, फर्स्ट थिंग्स जो है हमारा कि मल्टीप्लायर वर्क्स इन बोथ डायरेक्शन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। फॉरवर्ड एंड मल्टीप्लायर जो है दोनों डायरेक्शन में काम करता है। फॉरवर्ड मीन्स आगे की ओर, बैकवर्ड मीन्स पीछे की ओर। कैसे जी, कैसे ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड वर्क करता है? देखिए फॉरवर्ड तब होगा यदि मान लीजिए हमने इन्वेस्टमेंट में 1 टाइम्स वृद्धि किया, इन्वेस्टमेंट में 1 टाइम वृद्धि किया तो हमारे इनकम में भी 1 टाइम वृद्धि होगा। यदि हमने अपने इन्वेस्टमेंट में 2 टाइम्स वृद्धि किया तो हमारा जो नेशनल इनकम होता है वो भी 2 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। बैकवर्ड एक्शन में यानी कि फॉरवर्ड में हम आगे की ओर जाते हैं, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हैं तो हमारा नेशनल इनकम भी बढ़ता है, और बैकवर्ड एक्शन में क्या होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के, जस्ट इसका रिवर्स। यदि हम इन्वेस्टमेंट को कम करेंगे, यदि हमने अपने इन्वेस्टमेंट को 2 टाइम्स घटा दिया, 2 टाइम्स घटा दिया तो हमारा नेशनल इनकम भी 2 टाइम्स घट जाएगा। ये जो है बैकवर्ड एक्शन को बताता है। किसके बैकवर्ड एक्शन को बताता है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के। यानी कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो है दोनों डायरेक्शन में, फॉरवर्ड साइड में भी काम करता है और बैकवर्ड साइड में भी। इसका हम लोग प्रयोग जरूरत के अनुसार करते हैं। अब आगे देखिए, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एमपीएस एंड द साइज ऑफ मल्टीप्लायर। इनवर्स रिलेशनशिप होता है किसके किसके बीच में? एमपीएस और जो हमारा मल्टीप्लायर होता है। मल्टीप्लायर को आपको पता है कि हम लोग के से डिनोट करते हैं, पता है ना? के इक्वल टू क्या होता है? हम लोगों ने पीछे वाले ये में देखा था कि के इक्वल टू होता है 1/1 माइनस एमपीएस होता है। एमपीएस होता है कि नहीं होता है? तो ये एमपीएस यहाँ क्या है? एमपीएस देखिए यहाँ डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर का वैल्यू जितना ही बढ़ते जाएगा ये के का वैल्यू उतना ही कम होते जाएगा। यानी कि क्लियरली विजिबल है, समझ में आ रहा है हमें। हम देख रहे हैं कि एमपीएस का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो के का वैल्यू क्या होगा? घटेगा। यदि एमपीएस का वैल्यू घटेगा तो के का वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। जो हमें ये बता रहा है कि यहाँ जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है, दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, इसी प्रकार से आगे चलिए। देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड द साइज ऑफ मल्टीप्लायर। यहाँ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है एमपीसी और साइज ऑफ मल्टीप्लायर के बीच में। ये देखिए के इक्वल टू के इक्वल टू जो होता है हमारा 1/1 माइनस एमपीसी। आपको पता है ना ये होता है कि नहीं होता? 1/1 माइनस एमपीसी। यानी कि एमपीसी का वैल्यू जितना ही ज्यादा होते जाएगा, एमपीसी का वैल्यू जितना ही ज्यादा होते जाएगा, के का वैल्यू हमारा उतना ही कम होते जाएगा। के का वैल्यू उतना ही ज्यादा होते जाएगा। यानी कि यहाँ क्या है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है, क्योंकि एमपीसी बढ़ेगा तो ये 1 को छोटा करते जाएगा, 1 को छोटा करते जाएगा। इसका मतलब कि डिनोमिनेटर यहाँ कम होते जाएगा, डिनोमिनेटर कम होते जाएगा तो हमारा ये जो है के का रिजल्ट बढ़ते जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि एमपीसी और मल्टीप्लायर के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। एमपीसी मिनिमम होगा, तो जब एमपीसी मिनिमम होगा, एमपीसी जब मिनिमम होगा तो हमारा मल्टीप्लायर का वैल्यू जो होगा वो भी मिनिमम होगा। जब एमपीसी मैक्सिमम होगा, यानी कि जितना हमारी इनकम में वृद्धि हो, पूरी की पूरी इनकम यदि हम कंज्यूम कर जाएं तो उस टाइम में हमारे जो मल्टीप्लायर का वैल्यू आएगा वो भी मैक्सिमम होगा। अब आगे देखिए, द वैल्यूज ऑफ मल्टीप्लायर, जो मल्टीप्लायर का वैल्यू होता है वो 1 से इन्फिनिटी, मैंने ऑलरेडी इसको बताया था कि जो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर होता है वो 1 से इन्फिनिटी के बीच में वैरी करते रहता है। इस चीज को याद रखिएगा। ऐसे तो इस पेज पे जो भी चीजें लिखी गई हैं इसको आपको एकदम परफेक्टली याद करके रखना है,
क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में या कभी कभी MCQ में भी डायरेक्टली यहाँ से पूछे जाते हैं। अब देखिए आगे, व्हेन MPC और MPS दोनों इक्वल हों, तो MPC और MPS इक्वल कब होंगे? जबकि MPC और MPS का वैल्यू कितना हो? 0.5 हो। 0.5 और 0.5 दोनों को ऐड करेंगे तो 1 होगा। तो MPC और MPS इक्वल होंगे, तो इसका मतलब कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाता है कि MPC और MPS दोनों इक्वल हैं तो उनका वैल्यू क्या होगा? इसका मतलब कि उसका वैल्यू 0.5 होगा, क्योंकि MPC और MPS का जो टोटल होता है वो 1 के इक्वल होता है। हेंस दैट टाइम K इक्वल टू 2, K इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जब MPC और MPS दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो K का वैल्यू जो होता है 2 होता है। K का वैल्यू क्या होता है? 2 होता है। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है, इसको आप लोग याद रखेंगे कि जब MPC और MPS का दोनों इक्वल होते हैं तो उस समय इनका वैल्यू जो होता है 0.5 होता है और मल्टीप्लायर का वैल्यू 2 होता है। व्हेन MPS इज 0, व्हेन MPS क्या हो? 0 हो, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू शेप 0 हो, तो K का वैल्यू इन्फिनिटी होता है। ठीक है, जब MPS 0 है तो K मैक्सिमम है। देखिए इन्वर्स रिलेशनशिप बताता है। व्हेन MPS इज 1, जब MPS 1 है तो K का वैल्यू भी 1 है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो भी हमारे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के थे उसको हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। इसे आपको अच्छे तरीके से याद करके रखना होगा। चलिए अब हम लोग ये देख लेते हैं कि अब तक जो चीज़ पढ़े हैं उसमें से कितनी चीज़ों को हम लोगों ने सही तरीके से याद रखा है या एग्ज़ाम में आने पे हम उसका सही आंसर लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज कंजम्पशन कर्व नॉट स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। जब हम लोग कंजम्पशन फंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे तो उस समय हम लोगों ने देखा था कि कंजम्पशन कर्व जो है ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है। आप लोग को याद है, यदि ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस समय आप क्या आंसर लिखेंगे कि आपको 1 में 1 पूरे के पूरे नंबर मिल जाए? क्या कोई बता सकता है कि व्हाई डज कंजम्पशन कर्व नॉट स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन? ओके, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको भी हम लोग देखते हैं। देखिए consumption curve does not start from origin because of the assumption that there is some minimum level of consumption even at zero level of income। हम ये बताएंगे कि कंजम्पशन कर्व ओरिजिन से स्टार्ट इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम लोग एक मान्यता लेके चलते हैं कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी हम अपने लाइफ को बनाए रखने के लिए कुछ न कुछ कंज्यूम करते रहते हैं, और वो जो कंजम्पशन होता है हमारा किसके इक्वल होता है? ऑटोनोमस कंजम्पशन के इक्वल होता है। उसे हम लोग, ये ऐसा क्यों होता है? तो ये है हमारी एजम्पशंस है, मान्यता है। हम लोग ये मान्यता लेकर के चलते हैं कि जब भी हमारी इनकम यदि जीरो भी होती है तो हम लोग अपने आप को बनाए रखने के लिए, अपने जीवन को बनाए रखने के लिए कुछ न कुछ कंजम्पशन करते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी हम लोग कुछ न कुछ कंजम्पशन करते रहते हैं, जिसके कारण हमारा कंजम्पशन कर्व है वो कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है। आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और इस प्रकार से जब आप लिखेंगे तो आपको 1 में 1 नंबर पूरी की पूरी 100% से अच्छे तरीके से मिल जाएगी। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, वैल्यू ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ग्रेटर देन 1 एंड व्हाई। ये 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि इसमें से किसका वैल्यू जो होता है ग्रेटर देन 1 होता है। अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो क्यों होगा, इस चीज को आपको एक्सप्लेन करना है। अभी हम लोग मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में पढ़ रहे थे तो हम ये देखिए हम लोगों ने ऑलरेडी वहां देखा कि एमपीसी का वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं, जितना हमें हमारी इनकम में वृद्धि होती है उतना हम कंजम्पशन कर सकते हैं। हम अपने इनकम में होने वाले वृद्धि से तो ज्यादा तो कंजम्पशन नहीं कर सकते हैं ना। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का वैल्यू ये कभी भी
1 से ग्रेटर देन नहीं हो सकता है। यानी कि जो हमारा फर्स्ट ये जो है, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है रॉन्ग है। अब इसको देखिए, द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ये जो फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट हमारा है ये करेक्ट नहीं है। द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। क्यों? बिकॉज द सिचुएशन ऑफ अनप्लान्ड एक्युमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज अराइजेज। यदि ऐसी स्थिति होगी तो क्या होगी? अनप्लान्ड एक्युमुलेशन। एक्युमुलेशन मीन्स जमा होना होता है, इन्वेंट्रीज मीन्स माल की, स्टॉक की हम लोग जमा क्या करने लगता है, बढ़ने लगता है। और ये सिचुएशन हम लोग जब AD/AS अप्रोच देखे थे तो उस समय देखे थे कि ये सिचुएशन उस समय उत्पन्न होता है जबकि एक्स अंते एग्रीगेट डिमांड इज लेसर देन द एक्स अंते एग्रीगेट सप्लाई। एक्स अंते जो मतलब हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व जो होता है वो एग्रीगेट सप्लाई कर्व के क्या होता है, नीचे होता है। यानी कि ये सिचुएशन जो होती है एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होगी। दिस वुड इंक्रीज द स्टॉक। इससे क्या होगा कि स्टॉक जो होगा प्रोड्यूसर्स के पास वो बढ़ते जाएगा और लास्टली उन्हें क्या करना पड़ेगा, दस टू टैकल द सिचुएशन इकोनॉमी मस्ट इंक्रीज एडी। इस स्थिति से अर्थव्यवस्था को छुटकारा दिलाने के लिए हमें क्या करना होगा, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। वैसे भी अभी हम लोगों ने तुरंत इसका डिस्कशन किए थे कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का वैल्यू जो होता है क्या, 0 से ज़्यादा, और 0 से ज़्यादा होता है, 0 भी नहीं होता है, 0 से बड़ा होगा, और ये क्या होता है 1 से कम, 1 से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता है, 1 के इक्वल भी नहीं होता है, 1 से लेस देन ही रहता है। अब आगे चलिए सेकेंड वाले क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करते हैं कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, हाँ ये ग्रेटर देन 1 होता है। देखिए, द वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैन बी ग्रेटर देन 1। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का वैल्यू जो होता है 1 से ज़्यादा हो सकता है। क्यों हो सकता है 1 से ज़्यादा जी? इस पे देखिए, दिस इज बिकॉज टोटल कंजम्पशन कैन बी ग्रेटर देन टोटल इनकम। कभी कभी हमारा जो टोटल कंजम्पशन हम बोल रहे हैं, चेंज इन कंजम्पशन नहीं बोल रहे हैं, टोटल कंजम्पशन कभी कभी जो होता है और टोटल हमारे इनकम से ज़्यादा हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है? ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन। ये ऑटोनोमस कंजम्पशन की उपस्थिति के कारण हमारा जो टोटल कंजम्पशन होता है कभी कभी क्या हो जाता है, इनकम से ज़्यादा हो जाता है। जैसे जीरो लेवल ऑफ इनकम पे हम लोग देख रहे थे ना कि वहाँ भी हम लोग क्या कर रहे थे, कंजम्पशन कर रहे थे। तो ये उस समय हमारा क्या हो गया, यानी कि जब हमारा कंजम्पशन कर पे हम जब ब्रेक इवन पॉइंट के लेफ्ट साइड में होते हैं तो उस स्थिति में हम देखते हैं कि हमारा कंजम्पशन जो होता है हमारे इनकम से ज़्यादा होता है। तो जब कंजम्पशन, एपीसी क्या होता है, एपीसी जो होता है हमारा, एपीसी क्या चीज़ होता है, एपीसी जो है वो क्या होता है, ये एपीसी ये जो होगा एपीसी सी बाई वाई होगा। तो सी बाई वाई जब एपीसी होता है तो ये ब्रेक इवन पॉइंट के अगर लेफ्ट साइड में हम लोग रहे, जैसे मान लीजिए यहाँ हम कंजम्पशन कर्व को ड्राइव कर रहे हैं, ये हमारा कंजम्पशन कर्व है, और ये मान लीजिए कि ये हमारा जो है ये हमारा इनकम कर्व है, ये वाई कर्व है। ये मत बोलिएगा कि यहाँ टेढ़ा मेढ़ा है, ये केवल समझाने के लिए आपको मैं बना रहा हूँ। ये कंजम्पशन, अगर ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है, अगर ये पॉइंट ई है, अगर ये पॉइंट हमारा ई है, ये कौन सा पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो इधर में ये देखिए इस साइड में हमारा कंजम्पशन ज़्यादा है। तो कंजम्पशन ज़्यादा यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट के किधर है, लेफ्ट साइड में है। तो इधर कंजम्पशन ज़्यादा है तो इधर एपीसी का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा कि नहीं होगा? जब एपीसी के हम डायग्राम को बना करके आप लोग को समझा रहे थे तो उस समय अच्छे तरीके से समझाए थे। चलिए उस चीज़ को आप लोग एक बार रिवाइज फिर से कर लीजिएगा, डाउट हो रहा है आपको। ठीक है, आगे चलिए, आगे मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है यहाँ देखिए। सपोज इन ए हाइपोथेटिकल इकोनॉमी, एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था है। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? काल्पनिक अर्थव्यवस्था है जहाँ इनकम राइज होता है कितना से, 5000 करोड़ रुपीज से 6000 करोड़ रुपीज होता है। एज ए रिजल्ट द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर राइजेज फ्रॉम 4000 करोड़ रुपए से 4600 करोड़ रुपए।
तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इन सच केस वुड बी, अगर इस प्रकार की स्थिति होती है तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का वैल्यू क्या होगा। यहाँ आपको ठंडे दिमाग से सोचना होगा कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज दिया हुआ है। क्वेश्चन में फर्स्ट दिया हुआ है चेंज इन इनकम, दिया हुआ है ना, यहाँ देखिए दिया हुआ है द इनकम राइजेज फ्रॉम 5000 करोड़ टू 6000 करोड़, यहाँ दिया हुआ है। तो चेंज इन इनकम दिया हुआ है, ये यहाँ से हम चेंज इन इनकम पता कर सकते हैं। 6000 माइनस 5000 करेंगे तो 1000 रुपीज मिल जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ चेंज इन कंजम्पशन भी दिया हुआ है। 4600 करोड़ में से 4000 को माइनस करेंगे तो यहाँ हमको 600 करोड़ रुपीज का कंजम्पशन में चेंजेस मिल गया। यहाँ हमको चेंज इन इनकम यानी कि डेल्टा वाई मिल गया, डेल्टा सी मिल गया। तो अब हमें क्या चाहिए, यहाँ क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो हम लोग ये जान रहे हैं, देखिए इसका हम लोग वन बाय वन करके देखते हैं क्या क्या चीज है। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज इन इनकम हमने कैलकुलेट कर लिया 1000, चेंज इन कंजम्पशन भी हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब आगे देखिए, हम जानते हैं कि एमपीसी क्या होता है। एमपीसी जो होता है चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम का रेशियो होता है। एमपीसी क्या होता है, तो एमपीसी ये देखिए, ये जो चेंज इन क्या चीज है, ये चेंज इन इनकम, तो डेल्टा वाई है, ये डेल्टा वाई है। और नीचे में हमारा जो है ये क्या चीज है, ये डेल्टा सी है। तो ये डेल्टा वाई और डेल्टा सी हमको मिल गया है। अब अगर यही हम कहें कि एमपीसी बताइए, एमपीसी क्या होगा, तो एमपीसी इक्वल टू होता है, हम जान रहे हैं कि एमपीसी जो होता है क्या होता है, डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ हमने अगर इसको पुट कर दिया तो ये देखिए यहाँ ये चीज हमने लिखी है, हमारा एमपीसी का वैल्यू 0.6 आ गया। हमारा एमपीसी का वैल्यू कितना आ गया, 0.6 आ गया। पुनः हम क्या जानते हैं, एमपीसी और एमपीएस। देखिए एमपीसी और एमपीएस, अगेन वी नो दैट एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1। एमपीसी और एमपीएस कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं कि एमपीएस इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी। एमपीसी हम लोगों ने यहाँ 0.6 कैलकुलेट करके रखा है, तो 1 में से 0.6 हमने घटा दिया तो ये हमारा 0.4 आ गया। ये 0.4 जो है यही हमारा आंसर है, जो कि एमपीएस के रूप में हमें मिल रहा है। और ये क्वेश्चन आएगा आपको तो 3 नंबर का आएगा। अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो आपको 3 में से 3 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। चलिए अब हम लोग अपने आज के क्लास के अंतिम पड़ाव में पहुंच रहे हैं। यहाँ हम लोग एक चीज करेंगे कि अभी तक डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेसन की जितनी भी चीजें हम लोगों ने अभी तक पढ़ चुके हैं उनका एक बार हम लोग क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। रिवीजन ऑफ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। देखिए फर्स्ट हम लोग कंजम्पशन फंक्शन, ये C इक्वल टू ए प्लस बी वाई, ये क्या है, कंजम्पशन फंक्शन है। यदि आपसे पूछा जाए कि कंजम्पशन फंक्शन का इक्वेशन क्या होता है तो आपको याद होना चाहिए कि C इक्वल टू ए प्लस बी वाई। इसमें ए अगर पूछ दिया जाए कि ए क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए कि ए जो है ऑटोनोमस कंजम्पशन है और बी क्या है, तो बी जो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। बी क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। देखिए यहाँ मैंने लिख दिया है कि बी का वैल्यू जो होता है लेस देन 1 होता है। बी का वैल्यू क्या होता है, लेस देन 1 होता है। आप ये नहीं मानिएगा कि बी का वैल्यू हम लोगों ने उधर जब रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहे थे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और एमपीसी के बीच में, तो वहां हमने एमपीसी का वैल्यू 1 भी लिया था, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया था। तो आप उसे याद नहीं कर लीजिएगा कि एमपीसी जो होता है 1 के इक्वल भी होता नहीं। एमपीसी का वैल्यू हमेशा 1 से कम होता है, ठीक है। और वाई जो है हमारा इनकम है, वाई हमारा क्या है, इनकम है। अब ये देखिए ये सेविंग फंक्शन, ये सेविंग फंक्शन में क्या होता है, सेविंग फंक्शन इज इक्वल टू माइनस ए प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई। ये सेविंग फंक्शन जो हमारा होता है एस इक्वल टू क्या होता है, माइनस ए प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई। ये इक्वेशन नंबर 2 है। ये देखिए
जहाँ की ए माइनस ए जो है ऑटोनोमस सेविंग है, 1 माइनस बी जो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है, और वाई हमारा क्या है, इनकम है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं थर्ड हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। हाँ देखिए, एपीसी एंड एपीएस, ये चीज़ भी आपको याद रखना होगा, क्योंकि अब हम लोग इस लेसन के अंतिम पड़ाव की तरफ पहुंच रहे हैं और यहाँ से हमें इन सारी चीज़ों को याद रखना होगा, तभी जाकर के हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये रेशियो होता है कंजम्पशन और इनकम का। उसी प्रकार से एपीएस जो होता है, एस और वाई सेविंग और इनकम का रेशियो होता है। जब एपीसी और एपीएस को हम लोग ऐड करते हैं तो इसका वैल्यू जो होता है 1 के इक्वल होता है। ये चीज एक आइडेंटिटी है, इसे आप याद रखेंगे। फिर इसके बाद में चलिए नेक्स्ट, चलिए एमपीसी आएगा। एमपीसी इक्वल टू क्या होता है, ये रेशियो होता है चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम का। और एमपीएस जो होता है, ये रेशियो होता है चेंज इन सेविंग एंड चेंज इन इनकम का। इसी प्रकार से एमपीसी और जो एमपीएस जो होता है, ये बार बार इसका अभी कितने बार हम लोग यूज कर चुके हैं और कितने बार इसका हम लोग यूज अभी करेंगे, ये दोनों का टोटल जो होता है 1 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, अब आगे अब देखिए क्या चीज़ है। देखिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो होता है नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन के इक्वल होता है। ये लेसन 1 में भी आप लोग पढ़े हैं, यहाँ भी आप लोग याद रखेंगे। फिर देखिए ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है, वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो है इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम। हम लोग इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हम लोग जब पढ़ रहे थे तो उसके डिफरेंस में ये अच्छे तरीके से हम लोगों ने इसकी चर्चा की थी कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो होता है इंडिपेंडेंट होता है आय के स्तर से, जबकि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जो होता है ये लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंड करता है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल था, और ये जो था जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ते जाता था वैसे वैसे हमारा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट भी बढ़ते जाता था। अब देखिए कंजम्पशन एंड सेविंग फंक्शन आर अपवर्ड स्लोपिंग। जब भी हम कंजम्पशन और सेविंग फंक्शन को देखते हैं तो ये इनका स्लोप कैसा होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है ये। और आगे देखिए एट ब्रेक इवन पॉइंट कंजम्पशन एंड इनकम आर इक्वल वाइल सेविंग इज जीरो। अब डायग्राम पे ध्यान दीजिए, ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होता है, कंजम्पशन और इनकम इक्वल होते हैं। जहाँ कंजम्पशन और इनकम इक्वल होंगे तो उस समय सेविंग की मात्रा जो होती है जीरो होती है। जब हम लोग डेरिवेशन पढ़ रहे थे सेविंग कर्व से कंजम्पशन कर्व का या कंजम्पशन कर्व से सेविंग कर्व का, उस समय के डायग्राम को आप लोग ध्यान दीजिए एक बार। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड कंज्यूमर क्रेडिट इफेक्ट प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि ब्याज की दर, वेल्थ संपदा प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड कंज्यूमर क्रेडिट, ये सभी जो होते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को प्रभावित करते हैं। आगे चल लीजिए, अब मेन ये पे आ जाइए। एडी, एडी इजकल टू सी प्लस आई, एस इजकल टू क्या होता है सी प्लस एस। इक्विलिब्रियम में क्या हो जाता है, एडी और एस दोनों इक्वल हो जाते हैं और वो इनकम के इक्वल होते हैं। यहाँ एडी डिनोट्स एग्रीगेट डिमांड और एस जो है एग्रीगेट सप्लाई को डिनोट करता है। सी जो है हमारा कंजम्पशन है, एस जो है सेविंग है, आई जो है हमारा इन्वेस्टमेंट है। इस प्रकार हम लोग आज के क्लास के अंत की ओर पहुंच गए हैं और आज हम लोग यहीं अपने क्लास को समाप्त करते हैं। कल की क्लास में हम लोग इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के मैकेनिज्म को देखेंगे और इसके साथ ही साथ इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी का जो कॉन्सेप्ट है उसे भी देखेंगे। आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी और आप इसे नोट्स भी बनाते चल रहे होंगे और नोट्स ज़रूर बनाएंगे और इसे याद भी करते चलेंगे। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि मुझे भी आगे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।